Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So today we'll be taking up the discussion for 7th of March. So यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्विट्जरलैंड से सोना आया तो सोना ट्रेड गोल्ड ट्रेड पर शुल्क रियायत दे सकता है भारत। तो अभी डिसीजन आया नहीं है। तो शुल्क रियायत रियायत मतलब कि जो कस्टम्स ड्यूटी है उसको और कम किया जा सकता है। एंड इस पर ऑलरेडी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है कि वेदर स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा गोल्ड एक्सपोर्टर है कि नहीं। तो स्विट्जरलैंड से सोने के आयात पर कोटा आधारित शुल्क रियायत दे सकता है। तो ये एक तरीके से वी कैन से कि जो कोटा इम्पोजिशन होता है कि इतना कोटा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर। मतलब टैरिफ नहीं है बट आपने क्वांटिटी फिक्स कर दी कि आप इतना ही इंपोर्ट करोगे एक पर्टिकुलर कंट्री से। तो यहाँ पे मेंशन है कि कोटा आधारित जो शुल्क है उसमें हम थोड़ा उसको और इंक्रीज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे और बाकी कंट्रीज की बात करें जहाँ से गोल्ड ट्रेड किया जाता है तो आयरलैंड एंड लिechtenstein एंड देन नॉर्वे और स्विट्जरलैंड इसमें शामिल है। तो इसमें तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ इसी पे क्वेश्चन था। तो इसमें ये चार कंट्रीज हैं। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ देखें कि इंडिया का गोल्ड रेट कितना इंक्रीज हुआ है तो इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू गोल्ड इंपोर्ट। तो 10 साल से 50 अरब डॉलर का निवेश प्रतिबद्धता और अगले 5 वर्षों में समूह के सदस्यों से 50 अरब डॉलर की निवेश। सो यहाँ पे यही देखने को मिलता है कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जब हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट की भी बात करते हैं। सिंस इंडिया में गोल्ड नहीं मिलता है तो दैट इज वाई लाइक नहीं मिलता है एब्सोल्युटली नहीं, कुछ लेसर अमाउंट मिलता है। क्वालिटी वी कैन से कि इतनी अच्छी नहीं होती तो वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट अपॉन द गोल्ड। तो सिंस इंडिया में हम बात करते हैं कि कैसे गोल्ड इंपोर्ट को कम कर सकते हैं सो दैट हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और कम हो सके। सो हमने रिसेंटली वी टॉक अबाउट की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो इशू की हैं दैट इज बीन इशूड इन द मार्केट। सेकेंडली वी कैन टॉक अबाउट द गोल्ड ईटीएफ्स कि आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो सो दैट आपको फिजिकल फॉर्म में गोल्ड अपने पास नहीं रखना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। दैट्स इम्पोर्टेंट। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इतना ज्यादा वी आर नॉट सीइंग कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर उनको बाय किया गया है, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुई हैं। बिकॉज बोल सकते हैं कि लेस अवेयरनेस है एंड प्लस उसको भी कहीं ना कहीं हम अगर क्लैरिटी नहीं है माइंड में तो उसको भी थोड़ा रिस्की कंसिडर किया जाता है। सो टॉकिंग अबाउट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कोरिया संघ साझेदारी का विस्तार चाहता है भारत। तो कल भी हमने बात करी थी इंडिया साउथ कोरिया रिलेशनशिप। तो दक्षिण कोरिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों बायलेटरल ट्रेड। तो यहाँ पे साइंस एंड टेक सेमीकंडक्टर सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है और ग्रीन हाइड्रोजन। सो जैसे हम बोल रहे हैं ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन तो उन एरियाज में ही हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपना कोऑपरेशन रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। एंड इवन साइंस एंड टेक सेक्टर में तो बाकी इसके अलावा वी टॉक अबाउट जो सॉफ्ट पावर है लाइक बीटीएस की बात की जाती है जो कोरियन म्यूजिक है। एंड इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी टॉक अबाउट दी कोरियन स्किन केयर रूटीन और ऑल दैट। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तो उसके अंदर हमारे टारगेट्स को मीट करना कि इंडिया वांट्स टू इस्टेब्लिश इटसेल्फ एज अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन फ्यूल का एक कोई एग्जांपल है जिसमें वी से कि ग्रीन हाइड्रोजन क्यों इतना सिग्निफिकेंट है। बिकॉज उसका जो बाय प्रोडक्ट है देर इज नो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन इन एनी फॉर्म। तो ओनली बाय प्रोडक्ट आउट ऑफ दैट एंटायर केमिकल रिएक्शन इज water. That's important. And also in terms of inputs, we require hydrogen or we can say oxygen. So through water electrolysis, we say is the chemical process through which green hydrogen is generated as a fuel. तो कल्पनिता देखें तो पहले हृदय का
जीर्णोद्वार करो, देन समाज का, धर्म का और संस्कृति का जीर्णोद्वार इसी के द्वारा अपने आप हो जाएगा। तो मतलब यही है कि पहले कुछ करने से पहले, कुछ एडवाइस देने से पहले खुद के अंदर देखो, वो इम्प्रूवमेंट जो भी चेंज आपको चाहिए खुद में चेंज करो, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इट विल ट्रिकल डाउन टू द कम्युनिटी, या धर्म की आप बात करते हो, संस्कृति की बात करते हो, या जो हमारा सोशल सुपर स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस होने लग जाएंगे जब हर एक इंडिविजुअल चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेगा। जो चेंज हम एक्चुअली चाहते हैं, अगर उसको हम अपने आप से खुद से स्टार्ट करेंगे, तो दैट कैन रियली ब्रिंग अ चेंज कलेक्टिवली। अगर यहाँ हम एग्जाम्पल की बात करें तो टॉक अबाउट दी स्वच्छ भारत मिशन, तो बोलने के अलावा एक्शन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल ऐड करना है। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर सकते हैं, वो भी सेम लाइंस पे ही काम करता है। हाँ, राइट। जैसे कल ही हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पे सिर्फ वुमेन, मतलब ऑलरेडी मेंशन कर दिया जाता है कि इट इज ओनली ओपन फॉर वुमेन, तो हाँ वहां पे भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जी। तो ASML चिप मेकिंग मशीन है साइंटिफिक मार्वल। सो यहाँ अगेन हम सेमीकंडक्टर चिप्स की बात कर रहे हैं, और जो रेवोल्यूशन हुआ है, ASML एक ओनली ऐसी कंपनी है, जब हम बात करते हैं कि पहले जो सेमीकंडक्टर चिप्स आती थी बहुत रिलेटिवली बड़ा साइज होता था, एंड आज के टाइम में अगर हम स्मार्टफोन्स में बात करते हैं, जो सेमीकंडक्टर चिप्स यूज की जाती है, तो देर अराउंड 19 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स ऑलरेडी हमारे स्मार्टफोन्स में हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। नेम ऑफ द कंपनी इज हाई NA EUV, एंड the cost of this machine is close to rupees 2900 crores। तो एक पूरी मशीन के लिए ये एक सिंगल ऐसी मशीन है पूरे वर्ल्ड में, जो आई थिंक लोकेटेड इन नॉर्वे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमने पहले भी एक सेशन में बात करी थी अबाउट ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर्स भी एक इसका एलिमेंट है जिसका साइज बहुत, वी कैन से नैनो साइज हो चुका है, नैनोमीटर्स में। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो इनको, और जैसे एक एग्जांपल स्मार्टफोन्स हो गया, सेकंड अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें, तो कंप्यूटर्स में जैसे जो कोडिंग होती है जीरो और वंस में होती है, तो इवन सेमीकंडक्टर चिप्स को वहां पे भी यूज किया जाता है। तो दे हैव इनेबल्ड जो लार्ज डेटा डेटा एनालिटिक्स हैं, और स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प किया है। तो इट हैज अलाउड सीमलेस ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स टू कंप्यूट। तो वी कैन जस्ट टेक डाउन दिस एग्जांपल, ये मशीन का नाम है हाई NAEU मशीन। एक और इसमें बात कर रहे हैं हम इसके बैकग्राउंड प्रोसेस की, कि कैसे हमने इस अचीवमेंट को, इस टारगेट को अचीव किया, कि जो बिल्कुल नैनोमीटर्स में साइज आज हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मशीन प्रोड्यूस कर पा रही है। तो देर इज की जो एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट फोटोलिथोग्राफी हमने यूज करी है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हमने अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज किया है, एंड प्रोसेस इज द रेलेग स्कैटरिंग क्राइटेरिया को यहाँ अप्लाई किया गया है। तो ये क्राइटेरिया क्या बोलते हैं कि जो भी साइज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप हमें मैन्युफैक्चर करना है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट जो यूज की जा रही है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अपर्चर ऑफ द लेंस। तो ये सेकेंड हाफ थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, फर्स्ट हाफ पे फोकस करते हैं कि साइज ऑफ द वेफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और यहाँ पे अभी हमने देखा कि एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ की जो लाइट है उसको यूज किया गया। तो सिंस अल्ट्रा वायलेट लाइट, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो इट इज हैविंग अ लेसर वेवलेंथ। तो सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है? गामा रेज का होता है, and ultraviolet। उसके बाद we have the visible light spectrum, then I think उसके बाद we are having the microwaves, and then we are having the radio waves। तो radio waves का सबसे ज्यादा wavelength होता है ultraviolet। इट इज इन दैट सेक्शन जहाँ पे वेवलेंथ इज वेरी लेस। तो वेवलेंथ को मेजर करने के लिए दिस वी हैव कवर्ड इन साइंस सेशंस आल्सो, कि द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रोज, तो दैट इज द वेवलेंथ। एंड उसी चीज को यहाँ यूज किया गया, मेंशन है कि पहले जो हमने बिल्कुल इनिशियली, अगर हम 1970s की बात करते हैं, जब वी वर मैन्युफैक्चरिंग द सेमीकंडक्टर चिप्स, तो लाइट ऑफ वेवलेंथ 436 नैनोमीटर्स यूज की जाती थी। तो अकॉर्डिंगली उसी प्रोपोर्शनेट साइज की वी हैड द सेमीकंडक्टर चिप्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। आज अगर हम बात करें, जो लाइट यूज की जा रही है उसकी वेवलेंथ इज 13.5 नैनोमीटर्स। तो यू कैन सी कितना ज्यादा मैसिव डिक्लाइन हुआ है।
तो इसकी वजह से एज वी से कि 19 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स हमारे स्मार्टफोन्स में ऑलरेडी हैं। तो दिस इज हेल्प्ड इन प्रिसीजन और कैन से जैसे स्मार्टफोन्स हम बोल रहे हैं तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम यूज कर पा रहे बिकॉज ऑफ दीज सेमीकंडक्टर चिप्स। ओवरऑल यहाँ ये बात हो रही है कि कैसे साइंस ने इट हैज जो चीजें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे लिए फिक्शन होती थी वो आज रियलिटी है। चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात करो, रोबोटिक्स, इंटेलिजेंट ऑटोमोबाइल्स, ड्राइवरलेस कार्स हैं, हाई क्वालिटी डिजिटल कम्युनिकेशन हो पा रहा है, पावरफुल गैजेट्स आर देयर, स्पेस एक्सप्लोरेशन हम कर पा रहे हैं और प्रिसाइसली दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ साइंस एंड दैट्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ऑल्सो ये जो यूवी है इसमें शॉर्ट वेवलेंथ लाइट यूज हो रही है, इसी वजह से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स हम क्रैम्प अप कर पा रहे हैं चिप में। हाँ दैट्स व्हाट आई जस्ट मेंशन यहाँ पे, इसीलिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, हाँ जी। अल्ट्रा वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ होती है। तो शॉर्टर वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो एज अ ह्यूमंस के लिए हमारे लिए ज्यादा रिस्की होती है। जैसे गामा रेज तो सबसे शॉर्टेस्ट होती है और क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अल्ट्रा हाँ, वायलेट लाइट में शॉर्टर अगर वेवलेंथ है। अगर ऐड करना है तो गामा रे हो गया, उसके बाद एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट रे, फिर विजिबल लाइट, हम्म। इंफ्रारेड, एफएम, फिर माइक्रोवेव, शॉर्ट वेव, देन एक्स। रेडियो वेव, हाँ, हाँ, पास भी रेडियो। रेडियो वेव। हम्म। एलिनो की बात करते हैं तो एलिनो का स्ट्रॉन्गेस्ट रिकॉर्ड 2023 का जो एलिनो था, तो एलिनो अगर हम बात करते हैं तो वॉकर सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें वॉकर सर्कुलेशन में वी सी की एक तो वी आर कंपेयरिंग दिस विद द ताहिती कोस्ट विच इज क्लोजर टू द पेरुवियन कोस्ट एंड द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। तो वॉकर सर्कुलेशन में ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के ऊपर ज्यादा रेनफॉल होती है, देयर इज वार्मर टेम्परेचर इन दी वॉकर सर्किल। जब हम बात करें तो एल नीनो में वी आर सीइंग कि देयर इज मोर रेनफॉल ऑन द ताहिती कोस्ट या पेरुवियन कोस्ट हम बोल सकते हैं। तो एक ये सिंपल आइडिया वाटर सर्कुलेशन में पता होना चाहिए हाउ इट ऑपरेट्स, तो जस्ट एक्सप्लेन दैट। बाकी यहाँ पे यही बात हो रहा है कि हमारी सोसाइटीज, इकोनॉमीज, हर चीज के ऊपर एनलीनो का इम्पैक्ट होता है। स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वी सी की मेजर पार्ट ऑफ जो एग्रीकल्चर है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल। तो रेनफॉल फेड इरिगेशन के ऊपर हम डिपेंडेंट है। तो मॉनसून में अगर सपोज उसका पैटर्न भी चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है, टाइमिंग भी चेंज हो रही है, तो पूरा ओवरऑल एग्रीकल्चर की सोइंग के ऊपर, टाइम के ऊपर, हार्वेस्ट कब प्रोड्यूस होगा, क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो दैट्स हाउ इट इज इंटायर, इट इज रिलेटेड टू द सोसाइटीज एंड द इकोनॉमीज। और अकॉर्डिंगली वी कैन टॉक अबाउट कि जो पेस्ट अटैक्स होते हैं वो भी म्यूटेट करेंगे। तो WMO के बारे में आप देख लो एक बार, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो इम्पोर्टेंट एक और फैक्ट्स। इसमें ऐड करना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिखा हुआ है, सी सरफेस टेम्परेचर। सी सरफेस टेम्परेचर इन अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब हैज बीन persistently and unusually high for past 10 months। और उसके कारण ही एक तरह से जब सी सरफेस होता है, वी डिस्कस की ओशन एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइज, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो तो WMO ने हाँ ये हाँ, भी बोला कि डब्ल्यू देर अबाउट 60% चांस ऑफ एल नीनो परसिस्टिंग ड्यूरिंग मार्च एंड मई। तो ये मेजर सोइंग सीजन होता है इंडिया में। एंड 80% चांसेस ऑफ नेचुरल कंडीशंस ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। तो ये भी सिग्निफिकेंट है। डब्ल्यू एम को बात किया जाए तो स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन का, जो डील करता है एटमोसफेयर, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोफिजिक्स, चारों फेज में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर में आते हैं डब्ल्यूएम? तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर। इट इज वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन। और W1873 में फाउंड हुआ था, एनजीओ थे उस समय। लेकिन बाद में फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन 1947 में हुआ था, उसमें एक फॉर्मली एस्टैब्लिश डब्ल्यूएम। वो ठीक है। हर जगह काम और करता एक है, और उसका यहाँ हेडक्वार्टर्स इम्पोर्टेंट जेनेवा में। फैक्ट है कि हम्म, बोल। कहाँ हेडक्वार्टर्स? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर्स, अच्छा, जेनेवा, ठीक है। एलिनो ये लिखा है यहाँ पे एवरी 2 to 7 years होता है ऑन एवरेज एंड टिपिकली लास्ट 9 to 12 months एट अ टाइम। तो इतना पता होना चाहिए कि 9 to 12 months उसका टाइम पीरियड होता है।
तो it is associated with more rainfall in the Horn of African region and the southern US. तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी ज्यादा रेनफॉल होती है, और सर्दर्न यूएस जो पेरुवियन कोस्ट है, एल नीनो की बात करते हैं तो हमेशा पेरुवियन कोस्ट का ही मेंशन करते हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे भी ज्यादा रेनफॉल होता है। ड्राई एंड वार्म कंडीशंस साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सर्दर्न अफ्रीका एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ड्राई कंडीशंस। Then talking about the Union Territory of Ladakh, Article 371 के अंदर they are demanding कि since now it is a Union Territory, when we saw the after abrogation of Article 370, तो currently जो administration है they are being run by the lay apex body और जो कारगिल Democratic Alliance Party है वहाँ पे, तो they are demanding कि हमें 6 शेड्यूल के अंडर आप इंक्लूड करो। तो 6 शेड्यूल की जो अगर करंटली बात करें तो इट इज रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, 4 स्टेट्स में ही है, असम, मेघालय एंड मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो सिंस दे आर सेइंग कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन लद्दाख की जो है शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन है, तो 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो वी से कि इसमें फर्स्टली तो जो उनको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, दिल गेट मोर ऑटोनॉमी। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स कैन बी क्रिएटेड, एडीसीज और जो एआरसीज हैं, एंड विलेज काउंसिल्स भी बनाई जा सकती है, और वी कैन से फर्दर ग्रास रूट रेवोल्यूशन ऑफ पावर्स। उसके अलावा कोर्ट हैज द पावर टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड दिल बी अपॉइंटिंग ऑफिसर्स टू ओवरसी एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा गवर्नर के पास भी पावर होती है कि वो कन्फर कर सकते हैं, मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी बट पावर लाइज विद द गवर्नर कि एडीसीज और एआरसीज जो हैं दे हैव द पावर टू ट्राई देम अंडर द कंट्रीज क्रिमिनल एंड सिविल लॉज। तो अगर गवर्नर ये पावर डिवॉल्व करते हैं तो क्रिमिनल क्रिमिनल और सिविल पावर दोनों है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दे कलेक्ट रेवेन्यू, टैक्स भी इम्पोज कर सकते हैं, रेगुलेट मनी लेंडिंग, ट्रेडिंग, और रॉयल्टीज भी कलेक्ट की जा सकती है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, लाइक टैक्स लेवी यहाँ करना एक पे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फंक्शन है। हम्म। हाँ, इसमें मैं ऐड करूंगा एक्सट्रैक्शन। हम्म। कि जो आपने बताया कि ये सब इसी इसी कारण लद्दाख वो बोल रहे कि मुझे चाहिए ऑटोनॉमिस हाँ। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल। अब इसमें बात है 371 के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहली बात, 371 आर्टिकल में स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है स्पेसिफिक स्टेट्स को, अगर वहां पर स्टेट्स के अंदर में कुछ रीजन हो सकता है कि जहाँ पर अंडर डेवलपमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मराठवाड़ा, गुजरात, उस तरफ सौराष्ट्र में, वहां पर एक ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए आपको कर सकते हैं, आप एक स्पेशल बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। बोर्ड फॉर एक वर्ड होता है, एक एग्जैक्ट वर्ड याद है ना, एक बोर्ड होता है दैट कैन टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन। लेकिन साथ साथ जब न्यू न्यू स्टेट्स स्टैब्लिश हुए नॉर्थ ईस्ट में, तो 371 में मोर पावर है। 371 में ए से लेके जे में 370 का स्पेशल केस है, हर में एक्स्ट्रा पावर मिल जाए उससे। तो 371 ए नागालैंड से रिलेटेड है, बी उसके बाद फिर मणिपुर असम से रिलेटेड है, सी मणिपुर से रिलेटेड है, ऐसे करके जे तक है पूरा। ए हम्म। बी सी डी ई एफ जैसे जे तक है, गोवा को हाँ ये। 371 जे मिला। अब ए में क्या है कि पार्लियामेंट का कोई भी लॉज है, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द लोकल कस्टम एंड कल्चर अंटिल अनलेस द लॉ हैज बीन अप्रूव्ड बाय द लोकल, जो एक तरह से ग्राम सभा हो गए या फिर काउंसिल हो गए। इसलिए वो डिमांड करते हैं कि मुझे 371 के अंदर में ही ए वो जे के बाद जो भी आएगा उसमें आना चाहिए एक तरह से। तो 371 तो में इसमें ये और बोल सकते हम्म हैं ये जितने बाकी भी ए टू आर्टिकल जेड। 671 वाले, ये स्पेशल स्टेटस कन्फर कर रहे हैं ना इन स्टेट्स को। 371 जो है ना, वो आर्टिकल है, वो बोलता है स्पेशल स्टेटस देना चाहिए। हम्म। अब इसके अंदर में हर एक स्टेट का तो सेम इक्विवेलेंट नहीं होगा ना, एक सब डिफरेंट स्टेट है। अब हर एक स्टेट के लिए अगर आप बनाएंगे तो हर स्टेट का कल्चर डिफरेंट है, हेरिटेज डिफरेंट है। तब सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर एक प्रोविजन बनाया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, जे तक है सर। तो हर एक स्टेट जो नागालैंड है उसका अपना एक इशू है, अपना चैलेंजेस है, उसके हिसाब से स्पेशल स्टेटस उसको एक्स्ट्रा दिया गया। तो 371 में से ऐड हुआ हर एक स्टेट का अपना अपना जो भी स्पेशल हाँ। प्रोविजन है। तो हम्म। 371 और 371 ए में अगर एक लाइन में अगर बोला जाए, तो 371 बोलता है डेवलपमेंट, हाँ डेवलपमेंट बोर्ड लिखा हुआ है, डेवलपमेंट बोर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो ए टू जे है मोर स्पेशल है, प्रोविजन दिया गया हर एक स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए, और एक तरह से टेलर्ड किया गया हर एक स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए। वो स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से ए डील करेगा, इसके हिसाब से बी डील करेगा, इसके हिसाब से सी हम्म। या डी ऐसे करके।
स्पेसिफिक, सब इक्वल नहीं है ना, इसलिए। हाँ इक्वल नहीं है, हाँ, बट स्पेशल स्टेटस वो उनके जो लोकल कंडीशंस है उनके बेसिस पे वो दे रहा है स्पेशल, जो भी कंडीशंस प्रोविजंस मेंशन्ड है। फिर हम बात कर रहे हैं कि वी आर बिल्डिंग सेकेंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट इन इंडिया तमिलनाडु स्टेट में एट टूटीकोरिन। तो फर्स्ट जो है दैट इज दी सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है आंध्र प्रदेश स्टेट में, और हमने बात करी है इन डिटेल कि पुलिकट लेक भी क्लोज टू श्रीहरिकोटा लोकेटेड है। इसके अलावा ये जो सेकंड स्टेशन बना रहे हैं रॉकेट लॉन्च पोर्ट, दिस इज लोकेटेड एट कुलसे कुलसेकापट्टिनम इन टूटीकोरिन, तो तमिलनाडु में। तो बात यही हो रही है कि इसका क्या स्पेशल पर्पस है या हमें क्यों ज़रूरत पड़ी सेकेंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट बनाने की। तो ये कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स के लिए यूज़ किया जाएगा, कमर्शियल लॉन्चेस के लिए, और जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है तो स्पेसिफिकली ये इसमें स्पेशलाइज करेगा बोल सकते हैं। और जो इसकी जैसे लोकेशन की हम बात करें कि वाई वी आर सीइंग कि जो पहला था वो भी आंध्र प्रदेश में था, सदर्न इंडियन स्टेट्स में क्यों है, नॉर्थ में क्यों नहीं लोकेटेड है। तो फर्स्टली इसको हमने और साउथ में क्यों इसलिए लोकेट किया तमिलनाडु में बिल्कुल सदर्न पॉइंट पे, बिकॉज जितना ज्यादा इक्वेटर के क्लोज होगा उतना इट इज बिलीव्ड कि जो फ्यूल लगेगा उसको लॉन्च करने में भी, या जो डेस्टिनेशन है वहां पे लोकेट करना है, तो फ्यूल और हमें कम लगेगा। तो जितना ज्यादा सदर्न साइड लोकेटेड होता है तो ट्रेजेक्टरी उसकी और कम हो जाती है वी कैन से। तो जैसे कि सतीश धवन वाला भी यहाँ कंपेयर कर रखे हैं, जो ट्रेजेक्टरी फॉलो की जाती है, ट्रेजेक्टरी मींस जो पाथ फॉलो किया जाता है बाय द रॉकेट, इट इज रिलेटिवली लॉन्गर श्रीहरिकोटा से। तो यहाँ तमिलनाडु से वो और ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, तो इसलिए वी कैन सेव ऑन द फ्यूल। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ द स्पेस मिशन वो और कॉम्पिटिटिव हो सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो वेदर कंडीशंस है वो हम बोल सकते हैं ज़्यादा स्टेबल रहती हैं, क्लियर स्काई कंडीशंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो स्पीड ऑफ विंड्स हैं, या फिर बात करें कि इवन नेचुरल डिजास्टर्स जैसे बात करते हैं साइक्लोन्स, वो भी बिल्कुल सॉर्दर्न टिप के अराउंड रिलेटिवली कम चांसेस होते हैं। तो यहाँ जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, दे मस्ट नेसेसरली बी इन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन तो ऑब्वियसली वो क्लोजर होगा जितना ज्यादा आप इक्वेटर के पास होगे। तो इवन जो अर्थ रोटेशन की जो इम्पैक्ट होता है, जो कोरियोलिस फोर्स का इम्पैक्ट होता है, वो भी बहुत कम होता है व्हेन वी आर मोर क्लोजर टुवर्ड्स द southern location. The magnitude of velocity imparted due to Earth's rotation is about 450 meters per second, lead to substantial increase in the payload for a given launch vehicle. तो पेलोड और इंक्रीज कर सकते हैं, फ्यूल पे ज्यादा सेव कर सकते हैं, टाइम कम लग सकता है। सो दैट्स व्हाट वी कैन से आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द सदर्न लोकेशन। हम्म। और इक्वेटर के पास है ना वो, हाँ तो ज्यादा इक्वेटर के पास है, तो इक्वेटोरियल प्लेन से ही वो लॉन्च होगा। इम्पोर्टेंट लोकेशन हो गया फिर। कूला हाँ से स्ट्रैटेजिक लोकेशन बोल पटना, सकते हैं। कूला शेखरापट्टनम, तूतीकोड़ी। हम्म। यहाँ पे बाइजू का बायजूस पूरा बोलेंगे, एक्सप्लेन। एक लाइन में बोल सकते हैं कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द कंपनीज फंड ढंग से नहीं किया गया। मोस्टली दे आर स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट रादर देन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक्विजिशंस भी की, वो भी कॉस्टली एक्विजिशंस थी। आपकी जो बैलेंस शीट है आप कितना एक्चुअली कर सकते हो, ये नहीं कि आपने सारे प्लेयर्स जो स्मॉलर मार्केट प्लेयर्स थे उन सबको खरीद लिया गया। वाइट हैट जूनियर, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज, ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द फेमस वंस है। तो ये भी एक रीजन था, डिसबैलेंस हुआ जिसकी वजह से। वही एडवर्टाइजमेंट में जैसे शाहरुख खान आपने जो बोला ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इतना एक्सपेंडिचर जो किया, ट्यूशन सेंटर्स उन्होंने ओपन अप किए, तो पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस लिए गए। तो फिस्कल मिसमैनेजमेंट एंड इवन जो फंड्स को यूज भी किया गया, आई थिंक वो भी डाइवर्जन ऑफ फंड्स, वो भी एक इशू है यहाँ पे। सोशल रिफॉर्मर अय्या वाईकुंडर, so born in 1809, is revered primarily in southern Tamil Nadu. Social reformer है, founder of Ayavasi sect.
तो उनकी टीचिंग्स ने फोकस किया इक्वालिटी पे, इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए, आइडियाज होने चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, इरेडिकेशन ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एंड चैलेंज्ड द इस्टेब्लिशिंग ऑफ रिलीजियस एंड सोशल हिरार्कीज। तो हिरार्कीज नहीं होनी चाहिए इन फैक्टर्स के बेसिस पे। तो सनातन धर्म की यहाँ बात की जा रही है, प्रोटेक्ट बिलीव टू बी प्रोटेक्टर ऑफ सनातन धर्म। तो जितना इक्वालिटी, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी आप प्रमोट करोगे, दीज आर हिज आइडियाज। एंड तो सोशल डिविजन्स उन्होंने एक्चुअली चैलेंज किया, कास्ट रिजिडिटीज। ही ऑर्गेनाइज दी संपत्ति भोजना और कम्युनिटी ईटरीज फॉर द पीपल। जैसे अभी हम कम्युनिटी किचन्स की भी बात करते हैं, या अम्मा किचन्स, कैंटीन्स की बात करते हैं। तो उन्होंने उससे पहले उस चीज़ को स्टार्ट किया। लोअर कास्ट को अलाउ किया, जिनको पहले अलाउ नहीं किया जाता था टू एंटर द टेम्पल्स। तो ही इंट्रोड्यूस दी थोटू नमाम, that is inspiring the priest to apply the sacred paste on the devotees' foreheads irrespective of their caste। जैसे अभी हम जाते, अगर हम वृंदावन जाते तो जो फोरहेड पे लगाया जाता है, तो उसकी बात हो रही है। तो सोशल इक्विटी उन्होंने प्रमोट की। And then he also established the Nizhal Thangals or the community worship spaces। इनके कुछ contributions तो ये आशिक आप ले लो वाला। आईएनएस जटायु में कल ये कहते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड में स्ट्रेंडिंग हो रहा है आईएनएस जटायु, कवरती, आईएनएस सी हॉक। वो सब पूरा इंडिया का जो लॉन्ग टर्म विजन है फॉर बिकमिंग अ ब्लू वाटर नेवी, इट विल रिलेटेड टू दैट। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH660R, तो सी हॉक जिसको। Seahawks, these are from US ना, Seahawks हम्म हेलीकॉप्टर यूएसए से हम्म हैं, ठीक है। राफेल एक तरह और से हेलीकॉप्टर में। अच्छा ठीक है। और क्योंकि ये सब उन्होंने चीज कल उसमें, बात की। एंटी सबमरीन, एंटी मिस, एंटी ड्रोन, हर चीज। तो ये यूएस। इन शॉर्ट ये सर्विलेंस पोस्टर स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड आइलैंड्स में और इंडिया का इंक्रीज हो सकता है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारी ट्रेड सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, गिवन की 9 डिग्री चाइना चैनल, इज ऑल्सो। क्रिटिकल सी लेन कम्युनिकेशन है क्लोज टू हम्म और आगे आईएनएस लगा जटायु। की हमने बात करी थी, तो इंडिया की क्या स्ट्रैटेजीज है। मैरीटाइम ट्रैफिक फ्लोज बोथ इनटू एंड आउट ऑफ द अरेबियन सी, जैसे 9 डिग्री चैनल विच सेपरेट्स द मिनिकॉय आइलैंड एंड ऑल जो बाकी आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, एंड 8 डिग्रीज सेपरेटिंग लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं। यहाँ ओवरऑल इसमें डेवलपमेंट का था। इसमें बात हो रहा है कि रिजर्वेशन, एडिंग द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एडेड 4 ग्रुप्स इज टू एग्जिस्टिंग 12, पहाड़ी, गद्दी, ब्राह्मण, कोली, पदरी। तो उसमें लोकल जो थे वो बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, उस पर ही बात हो रहा है। रिजर्व सीट एंड रीड्रॉन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द डीलिमिटेशन एक्ट। तो दे वर ऑल डिमांडिंग, गुज्जर, पहाड़ी, वे आर डिमांडिंग रिजर्वेशन अंडर द एसटी। और जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो भी रिकमेंड कर रहे थे कि होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट का पावर होता है, वो चेंज कर सकता है, ऐड कर सकते हैं एसटी के लिस्ट में। हाँ एसटी लिस्ट में। National Commission for Scheduled Commission have also given on the recommendation. Government had introduced किया था बिल, और it was enacted in 2023। तो ये बोल सकते हैं। बाकी यहाँ डीलिमिटेशन कमीशन की बात हो रही है। डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक 4 बार हुआ है, और इट इज स्टैब्लिश अंडर द एक्ट, डिलिमिटेशन एक्ट 2002 है। और उस हम्म उनको जो एरिया होता है कि एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी, एमपीज के कॉन्स्टिट्यूंसी डीलिमिट कर सकते हैं, रीड्रॉ कर सकते हैं बाउंड्री विद इन द स्टेट। और सेकंड इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो जुरिडिक्शन ऐसा रहता है कि अगर वो एक बार रूलिंग दे दिए कि डिलिमिटेशन का, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाँ दैट उनका इज फाइनल फाइनल और वर्डिक्ट है। बाइंडिंग। और तो और चार थोड़ा बार वो, जो आपने बोले, 4 बार बनाए गए, तो 1952, 62, 72 और 2002 में।
4 बार बनाई गई डिलिमिटेशन कमीशन। और अगली वाली जो अभी स्टिल पेंडिंग है, 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन फिर से बनाई जाएगी। 1971 का यूज हो रहा था, अभी जो हो रहा है वो 2001 सेंसस यूज हो रहा है, अब बाद में फिर 2000 हाँ। जो भी सेंसस आएगा उस पर यूज होगा। हम्म। ये उठाया था बस स्पेसिफिक डेटा देखने के लिए कि हेल्थ एजुकेशन बढ़ते जा रहा है लेकिन लिंगर है, मतलब हैज बीन स्टैंडिंग स्टैग्नेटिंग डिस्पाइट राइजिंग टैक्स टू जीडीपी रेशियो, अप्रोक्सीमेटली उतना ही है, अगर देखा जाए 1% से नीचे ही है। ऐसे है ना, बजट एस्टिमेट एक्चुअल स्पेंडिंग। एक तो ये बात हो रही है कि जो हेल्थ केयर और एजुकेशन मिनिस्ट्रीज कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर डिक्लाइन होता हुआ जा रहा है बट ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि अगर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो उसी प्रपोर्शनेट अमाउंट में, नहीं तो मतलब एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होना चाहिए था, बट दैट इज बीन डिक्लाइनिंग। हेल्थ केयर और एजुकेशन दोनों वन द मोस्ट, वी कैन मतलब से, इसे चार्ट को क्रिटिकल कैसे पढ़ना है, फाउंडेशनल। जो पर्पल वाला है वो लेफ्ट है ना, और जो ग्रीन है वो राइट के लिए। इसका मतलब 11% से ऊपर है क्रॉस टैक्स रेवेन्यू जीडीपी, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्ट्री टोटल स्पेंडिंग 0.6% के आसपास है। ऐसा हो सकता है। हम्म। Then lifestyle diseases are rising rapidly, marked by weak policy action. Obesity, hypertension, diabetes, hypercholesterol, pre-diabetics सब इंक्रीज हो रहा है। हाईएस्ट तो ओबेसिटी है, abdominal obesity. Indians हम्म। age 20 and एक above. डेटा याद है इसमें, जो बात हुआ था 15 से 25 साल के बीच में अप्रोक्सीमेटली 4 लाख लोग थे 1990s में, अभी 1 करोड़ 25 लाख, जो डेटा देखे थे। हाँ ये हाँ, 4 लाख से आपने बोला 1 करोड़ 25 लाख जीरो तक। पॉइंट फोर मिलियन था तो 4 लाख हुआ। अभी है कि हाँ। वन वन 12.5 मिलियन था तो 1.25 करोड़, इतने हम्म। बड़े यंग एज में। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की बात मेंशन एग्जैक्टली, लाइक एलिमेंट्री में तो इट इज ऑलमोस्ट वी कैन से 100% पे, फिर सेकेंडरी में इट इज 80% और हायर एजुकेशन में 57%। तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 100, 80, 57%। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इस डेटा को इसमें लिख सकते हैं, तो प्रेरणा यू कैन राइट कि although the gross tax revenue is increasing to more than 10 to 12% in last 10 years, लेकिन जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिंग है वो 1% से नीचे रहा है, और इट इज स्टैग्नेटिंग अराउंड 0.6%, ताकि हम्म। लिख सकते हैं। और सेकंड जो लिख सकते हैं कि ओवर द 10 years जो एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ क्लोज टू 100 है, लेकिन सेकेंडरी वाले भी 100 नहीं पहुंचे, 80 के अराउंड ही, एक तरह से क्लोज टू 80 उसी का आस ही पास है, तो इंक्रीज नहीं हुआ उसमें, तो वो बढ़ना चाहिए। और मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ है हायर एजुकेशन में, 40 के आसपास था तो 60 पहुंच चुका है, हम्म। ये बोल सकते पॉलिसी लीप इन एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग थ्रू फाउंडेशनल स्किल्स, ये हमने बात कर लिया। तो एक तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात हो रही है, ये इंक्रीज होना चाहिए। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो मिसमैच भी है, जो हायर एजुकेशन में डिग्रीज हैं, जो स्किल्स हमें सिखाई जाती है, दे आर नॉट डायरेक्टली इन सिंक विद जो स्किल्स मार्केट में दे आर इन डिमांड। तो उसमें जैसे हमने कुछ टाइम पहले जो पंजाब के मॉडल ऑफ स्कूल्स की बात करी थी कि वो डायरेक्टली इन स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी वर्कशॉप्स हो रही है, तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की जा रही है। Investor friendly model in mining sector, so that again we have more players. So adoption of joint ore reserve committee classification, and these are being done by the mining experts coming from Australia. जो अभी हम करंटली यूज करें यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन है, जिसमें कोई मैंडेट नहीं है कि आपको डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे रिगार्डिंग आपकी मतलब प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी कितनी है, अगर आप माइनिंग एक्सप्लोरेशन करना चाहते हो।
तो ये करंट फ्रेमवर्क है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन, तो इसको और एनहांस करने की बात की जा रही है एंड अडॉप्टिंग दिस जॉइंट और रिजर्व कमेटी। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे इंडियन माइनिंग सेक्टर में और इंक्रीज किया जा सकता है, तो वेदांता ग्रुप वेदांता एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है माइनिंग सेक्टर में। हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले इवन उड़ीसा में वेदांता का जो बॉक्साइट और माइनिंग प्रोजेक्ट था उसको अपोज किया गया था बाय द ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा। Current resource classification rules have made the prospect of mining exploration unattractive. तो उसको और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने की बात की जा रही है। जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी एक तरीके से क्रिटिकल फ्रेमवर्क है कि आपको पहले पता होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे भी फाइनेंशियली इकोनॉमिक वायबिलिटी की बात की जा रही है कि आपको पता होना चाहिए आप इस प्रोजेक्ट को जो भी प्रपोज कर रहे हो कि इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी कितनी है, इन्वायरमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा। जो आप रिसोर्स को बोल रहे हो कि इवन माइनिंग करना कितना इकोनॉमिकली वायबल है। जैसे हम लिथियम रिजर्व्स की बात करते हैं बट बोलते हैं कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर में मिला, बट उसको माइन करना उतना इकोनॉमिकली वायबल होगा कि नहीं होगा, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या मेथड हम फॉलो कर रहे हैं टू माइन। तो दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड इकोनॉमिक सर्टेनिटी कितनी है उस प्रोजेक्ट की, माइनिंग प्रोजेक्ट की, क्योंकि हमें और नहीं पता एग्जैक्टली कितना हम अच्छे से उसको माइन कर पाएंगे। हम्म तो ओवरऑल अगर बोला जाए ना, तो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि माइनिंग सेक्टर में एथिकल कैसे एथिक्स कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो जो वर्ड लिखा हुआ है जॉइंट और रिजर्व कमिटी, ये एक तरह का प्रोफेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है दैट सेट्स हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉर मिनरल रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन रिजल्ट एंड और रिजर्व बाय द ऑस्ट्रेलिया माइनिंग इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल। तो JORC इसमें बात हो रहा है कि इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए ताकि जो भी माइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, लोकल डिस्प्यूट होते हैं, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम होता है, ट्राइबल से रिलेटेड राइट्स का इशू होता है, वो नहीं हो जाएगा, वो नहीं होगा। और JORC कोड है, एक कोड है एक तरह से। हाँ इट कोड है लुक्स फॉर अ इंटरनेशनल क्लासिफाइंग रिपोर्टिंग मिनरल स्टैंडर्ड। रिसोर्सेज, मिनरल एक्सप्लोरेशन, और सब होता है उसका नेम ऑफ पेरेंट कंपनी, रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट पब्लिक किया जाता है इसको। और ताकि हर एक जो इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल एडवाइजर है वो चीज पब्लिक हो, ताकि लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के ऊपर बढ़ सके। तो JORC कैन बी इम्प्लीमेंट इन इंडिया, ऐसे करके वी कैन, क्योंकि हम लोग RTI यूज करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया माइनिंग इंडस्ट्री हैव ऑलरेडी डेवलप्ड एंड रिकमेंडेड इंडियन मिनरल इंडस्ट्री कोड विच इज सेम टेम्पलेट, लेकिन मिनिस्ट्री येट टू फॉर्मुलेट लॉज रूल्स इन द लाइंस ऑफ द IMIC। तो एक लाइन में अगर बोला जाए, सम अप करना आर्टिकल को, तो वी कैन से दैट इंडिया में जो JORC रूल्स है, इट हैज टू बी, इट शुड बी फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन द इंडियन मिनरल इंडस्ट्रियल कोड 2019। उसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भी जो इंडस्ट्री के जो प्रेशर ग्रुप हो गए माइनिंग इंडस्ट्रीज के, इंडियन फिर ब्यूरो सिविल ऑफ सर्वे हो गए, माइंस के बारे में उनको भी भी देख इंक्लूड लो। करना। हाँ इंडियन इंडिया ब्यूरो ब्यूरो ऑफ माइंस। माइंस भी है, हम्म ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको और ट्रांसपेरेंट और सर्टेनिटी को इंक्रीज करने की बात की जा रही है थ्रू दिस JORC, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। तो हम्म एक लॉ होना चाहिए, और जैसे इसमें मेंशन भी है कि जो ये है कमिटी फॉर मिनरल रिजर्व्स इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ इट, और बाकी 15 मेंबर कंट्रीज इसकी, USA, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, ये सब इसके मेंबर्स हैं। तो ये PT के हम्म लिए इम्पोर्टेंट। ओके वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लिंक।